स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपको स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री के पार्ट में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है 10th में, वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है। उसमें से मैंने आपके लिए फ़र्स्ट टॉपिक डिसाइड किया है कि मैं आज आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक ये रिएक्शन लिख के दिखाई है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स दैट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एक्चुअली में क्या होता है ना, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। जैसे Zn को, अगर आप Zn को सिंबल में अपन Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा जाता है, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा जाता है और हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ये कभी भी सिंगली नहीं मिलता। H अगर अपन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और फिर इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो उसमें हम, एक होता है उसका लेफ़्ट हैंड साइड और एक होता है उसका राइट हैंड साइड, जिसको हम यहाँ LHS भी लिख सकते हैं और यहाँ RHS लिख सकते हैं। इस पूरे पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हमें बनने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसे हम रिएक्टेंट कह रहे हैं और राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कह रहे हैं। और ये हमेशा एक नियम होता है कि जितना भी रिएक्टेंट का पार्ट होता है उसमें जितना भी एलिमेंट है, एटम्स हैं, वो सभी इक्वल होते हैं प्रोडक्ट के साइड के। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है इसी एक रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्स में मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हैं, क्योंकि सबके नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ Zn लिखा है जिंक के लिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हाइड्रोजन के लिए H लिखा है, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। ओके, देन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट LHS। रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है, 1 है। देखो उसके आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो वो 1 है। हाइड्रोजन H2 है, तो ये नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। सल्फ़र का 1 एटम है, इसलिए 1 लिखा है। ऑक्सीजन 4 है, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिखा है। देन प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम है वो हमने लिखे हैं। Zn 1 है, SO4 में S देखो कितना है, सल्फ़र 1 है और हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन फिर से 4 है। तो ये हमने एक लिस्ट तैयार करी अपनी इक्वेशन के लिए। इसी प्रकार हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप 5 स्टेप्स में या 6 स्टेप पे कैसे इसको बैलेंस कर सकते हो। फर्स्ट में क्या बोला गया है, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस जो एलिमेंट्स लिखे हैं आपके पास, जो कंपाउंड है, उसमें आपको बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना के दिए हैं, और प्रोडक्ट में भी बनाए मैंने, और प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट दोनों में बनाए हुए हैं। और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लिस्ट करना है, लिस्ट बनाना है एक तरह से। सबसे पहले इनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट उठाना है, एक ऐसा आइटम लेना है जो कि सबसे मैक्सिमम नंबर में हो। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन योर अनबैलेंस्ड रिएक्शन। इसमें हमने क्या रख दिया, मैंने यहाँ पर एक अनदर इक्वेशन चॉइस करी है, जिसमें आयरन यानी Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, और H2O वाटर है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये Fe3O4 है, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये हाइड्रोजन है। देन इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैंने नंबरिंग कर ली कि कौन सा आइटम कितना प्रेजेंट है। Fe एलिमेंट है, वो 1 है इधर पे, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम 1 लिखे हैं। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसी प्रकार मैंने प्रोडक्ट में से भी लिखा है कि आयरन 3 है, तो Fe के सामने 3 लिखा है। ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन के सामने 4 लिखा है। और इसी तरह हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने 2 लिखा हुआ है। देन आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाला एटम को बैलेंस करना है। क्या लिखा है, इट इज़ मोर ईजी फॉर अस इफ़ वी स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द कंपाउंड विच हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम। इस पूरी इक्वेशन में से आपको ऐसा आइटम चॉइस करना है बैलेंस करने के लिए सबसे फर्स्ट में, जो कि मैक्सिमम नंबर में हो।
जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है कि जो हमने इक्वेशन ली हुई है Fe + H2O gives that Fe3O4 + H2। इसमें क्या है कि O4 जो है ऑक्सीजन है वो 4 टाइम्स है, तो इसमें 4 बार तो कोई और एटम है ही नहीं, इसलिए हमने ऑक्सीजन को चॉइस किया है। सबसे फर्स्टली हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। देन यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। तो देखो इनिशियल में मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी जब आपकी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है उसमें आपकी रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल हैं जो कि H2O में प्रेजेंट थे, यहाँ है H2O में एक ऑक्सीजन है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। और इनिशियल स्टार्टिंग में प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन थे, इसलिए ये देखो Fe3O4 में 4 है, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ है। फिर बैलेंस करने के लिए क्या करें स्टूडेंट, अब यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे आपके LHS और RHS दोनों को इक्वल कर देना है। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हमारा रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट इक्वल हो जाना चाहिए। फिर इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 1 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, इसलिए मैंने H2O में 4 का मल्टीप्लाई किया ताकि ये जो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन है वो 4 हो जाए, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो 2 मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ 8 हो गए, वो अपन आगे बैलेंस कर लेंगे। बट यहाँ ऑक्सीजन फ़िलहाल अपन ने बैलेंस कर लिया कि यहाँ 4 है और यहाँ 4 ऑलरेडी थे। इसको हम पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे क्योंकि ये अभी पूरी तरह बैलेंस नहीं है। देन 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, अनदर जो अपन को एटम चॉइस करने हैं, जैसे Fe और हाइड्रोजन बचे हुए हैं, जैसे हमने सिर्फ ऑक्सीजन को अभी बैलेंस किया है, आयरन और हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ है। देन अपन नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में हाइड्रोजन लिया हुआ है, इसी प्रकार मैंने हाइड्रोजन में भी किया। इनिशियल स्टार्टिंग में 8 है, स्टार्टिंग में 8 ऐसे हुए हैं कि ये जो हमारी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन थी इसमें 8 हो गए थे, H2 है और यहाँ 4 है, तो 4 2 8, 4 H2O में 8 मॉलिक्यूल थे या 8 एटम थे आयरन के। इसी प्रकार H2 उसमें 2 हाइड्रोजन थे, तो मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे ये बताओ ऐसा क्या नंबर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ जो 8 आ जाए। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया और 8 आ गया। इसी प्रकार जब मुझे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम बैलेंस करने हैं तो मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये H2 है, H2 तो इसके संग था, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो मैं कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकती, यहाँ तो ऑलरेडी 8 हो गया। अब मुझे इधर साइड पे कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैंने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए नंबर ऑफ़ एटम हाइड्रोजन के यहाँ भी 8 हो गए और यहाँ भी 8 हैं ही पहले से, तो हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब हमें क्या बचा, हमारे पास आयरन। आयरन बैलेंस करने के लिए क्या किया, फिर वही हमारा वो काम, वो हमने टेबल बनाई और जिसमें इनिशियली स्टार्टिंग जो हमने किया था जो टेबल में, यानी स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ एटम कितने थे आयरन के, 1, और यहाँ पर कितने 3, Fe में 1 थे और Fe3O4 में 3 थे। अब बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया। क्यों, 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 3 हो जाए, क्योंकि हमें तो रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट को इक्वल करना है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी 3, ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या हुआ, हमने देखो Fe के पास में 3 लिख दिया, क्योंकि रिएक्टेंट, ये देखो प्रोडक्ट पार्ट में Fe3 तो हमारे पास पहले से ही था। तो अब हम इसी को देखकर फोकस करके हम दूसरी तरफ वाले Fe को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर यहाँ 3 है Fe, नंबर ऑफ़ एटम 3 हैं Fe के, तो यहाँ भी 3 ही होने चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से स्टेप 4 में क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए आयरन की नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 3, H2O में हाइड्रोजन के कितने हैं, 8, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए Fe3 है, दोनों में 3 है, ऑक्सीजन भी 4 है, दोनों में 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। और नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हम 6th स्टेप कह रहे हैं, ये बहुत छोटी सी स्टेप है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें सिंबल दिखाने होते हैं कि हमने जो एलिमेंट लिया हुआ है या जो एटम लिया हुआ है वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। अगर जैसे हमने सॉलिड में लिया, चलो ये स्टेप 6 है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, चेक दैट रिएक्टेंट पार्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट पार्ट।
यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और जो हमारा राइट हैंड साइड था वो दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ़ एटम इधर प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एटम हमारे राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट होने चाहिए। देन हमारी 6th स्टेप में क्या था, एट लास्ट वी हैव टू राइट द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ ईच कंपाउंड, यानी हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट पार्ट में और प्रोडक्ट पार्ट में, उसके साइड में छोटे से ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होता है, जैसे हमने उसमें सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, लाइक गैस फॉर्म में लिया है या लिक्विड